अब हम कंप्लीट करेंगे शिज़ोफ्रेनिया को। तो हमने ड्रग्स पढ़ ली थी, इसमें हमने पढ़ी थी थायोजैंथीन्स होती हैं, ठीक है। थायोजैंथीन इज थायोथीजीन, थायोजैंथीन में थायोथीजीन होता है। देन ब्यूट्रोफिनोन्स में हमारा होता है हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल इंपॉर्टेंट ड्रग है। और मिसलेनियस में लॉक्सापाइन। अब देखो, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है ना, वो दो तरह की होती है, या तो वो लो पोटेंसी होंगी या हाई पोटेंसी होंगी। जो लो पोटेंसी होंगी में साइड इफेक्ट्स कम होंगे, और जो हाई पोटेंसी में साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। तो लो पोटेंसी के एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, क्लोरप्रोमाजिन है, थायोरिडाजीन। फिर हमारी हाई पोटेंसी में हैलोपेरिडोल और फ्लूफेनाजिन आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स की, मतलब जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड दीज साइड इफेक्ट्स क्यों आएंगे? क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, ठीक है। जो हमारा बेसल गैंग्लिया है, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे होता है, जिसमें वो अफेक्ट होगा, तो डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सो मूवमेंट डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमनली सीन विद टिपिकल इन कंपैरिजन टू एटिपिकल। हाई पोटेंसी, हाई नंबर, मतलब हाई चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट। पहला हमारे पास आता है एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है। एक्यूट डिस्टोनिया अर्लीस्ट साइड इफेक्ट होता है, विद इन मिनट्स ऑफ इंजेक्शन आने लगते हैं सिम्टम्स। तो इसमें क्या होगा? सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ग्रुप, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टर्नोक्लिनोमेस्टोइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो टॉर्टिकोलिस हो सकता है। जॉ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ट्रिस्मस हो सकता है, तो कोई भी मसल ऐसे स्पाज्म में जा सकती है, ठीक है। अगर कोई ऑक्यूलर मसल है वो एकदम से स्टिफ हो जाए, तो वो भी आइडिवेशन करा सकती है, लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है। मैनेजमेंट क्या है कि हमें इमीडिएटली पैरेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स डालनी है, हमें उसके जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स है वो कम करने हैं। हम क्या डाल सकते हैं? बेंजोट्रोपिन, प्रोमेथाजिन, या फिर डाइफेनहाइड्रामिन। तो हम डाइफेनहाइड्रामिन याद कर लेते हैं। टू प्रिवेंट एक्यूट डिस्टोनिया, तो हम एक्यूट कोलिनर्जिक्स पहले ही देते हैं, फिर हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। देन वी हैव एक्यूट एकाथीजिया, ठीक है। इट इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। इसमें क्या होगा? इनर सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस है, along with object observable movements such like fidgeting of legs, pacing around, inability to sit or stand in a place for a long time। तो मतलब रेस्टलेसनेस है और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल मूवमेंट्स है। हमें साफ साफ देख कर पता चल रहा है कि वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है हमारी बातों में, एकदम रेस्टलेस हो रखा है, उसको अजीब सी बेचैनी हो रही है, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होंगे? बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जैसे प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल इज ड्रग ऑफ चॉइस। एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स अगर मतलब एक्यूट एकाथीजिया हो रही है, तो हम क्या करेंगे? या तो सेकेंड जनरेशन यूज़ कर लेंगे, फिर सेकेंड जनरेशन लो पोटेंसी एंटीसाइकोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। तो इसमें क्या होता है? ट्रायड होता है 3 चीज़ों का, रिजिडिटी, ब्राडिकाइनेसिया एंड रेस्टिंग ट्रेमर्स। ट्रीटमेंट में हम एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एंटीसाइकोटिक्स से चेंज करके केस में आ सकते हैं। सेकेंड जनरेशन से हम लो पोटेंसी फर्स्ट जनरेशन में आ सकते हैं, मतलब लो पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं अगर हम हाई नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। डोज रिडक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। एंड प्रोफाइलैक्टिक यूज़ करना है हमें एंटीकोलिनर्जिक्स का टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। अब आपको पता होगा कि एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं? जो डोपामीन है वो कम कर देते हैं, है ना, ब्लॉक कर देते हैं। और पार्किंसोनिज्म में तो डोपामिन वैसे ही कम हो जाता है, तो अगर पार्किंसंस के साथ आप एंटीसाइकोटिक्स दोगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या होता है कि ये फीचर कब आता है? जब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, कोई अपनी टंग बाहर निकालेगा या फिर स्मैक करेगा लिप्स को, जॉ है बार बार च्यू करेगा, मतलब कोई ऐसी मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट करेगा, ठीक है। पेशेंट कैन ऑल्सो हैव रैपिड जर्की मूवमेंट, जैसे कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, या फिर स्लो साइनोसॉइडल मूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे एथेटॉइड मूवमेंट्स। शिफ्टिंग टू वन, तो हम इसमें क्या करेंगे? मैनेजमेंट में सेकेंड जनरेशन मेडिकेशन उठा लेंगे। देन वी हैव न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फेटल साइड इफेक्ट होता है किसी भी एंटीसाइकोटिक का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: मसल रिजिडिटी, एलिवेटेड टेम्परेचर, इंक्रीज क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस लेवल्स। तो ये 3 चीज़ हमें याद होनी चाहिए: मसल रिजिडिटी, एलिवेटेड टेम्परेचर एंड इंक्रीज क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस लेवल,
ठीक है, इसमें और क्या सकता है, डायफोरेसिस, ट्रेमर, कंफ्यूजन, ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस, लिवर एंजाइम एलिवेशन एंड इम्पॉर्टेंटली ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, एक होता है सेरोटोनिन सिंड्रोम और एक होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इनकी प्रेजेंटेशंस कुछ हद तक सेम रहती है, पर कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब एक दो ही फीचर्स होते हैं जो बहुत अलग होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना हम आगे सीखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा कि D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, स्ट्रैटम नैग्रम में कॉर्पस स्ट्रैटम में कर देगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, रिजिडिटी हो जाएगी। ठीक है, और ब्लॉकेड ऑफ डोपामिन इन हाइपोथैलेमस, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी, मतलब हीट रेगुलेशन नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस होगी अगर स्पाइनल नर्व्स पे एक्ट करेगा तो न्यूरॉन्स में। जो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज है ये इंडिकेट करता है मसल इंजरी। अब देखो वो एकदम से रिजिड हो गया, ठीक है, वो अब हीट भी नहीं सह पा रहा, तो उसकी जो मसल्स है वो लिसिस करने लगेंगी, जिस वजह से क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज रिलीज होगा बॉडी में। अर्ली रिकग्निशन ऑफ सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जस्ट हमें पता चला कि उसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो रहा है, हमने एंटीसाइकोटिक्स बंद कर दी। ठीक है, अगर मसल डैमेज होती रहेगी तो उससे क्या होगा, मायोग्लोबिन यूरिया होगा एंड रीनल फेलियर होगी। तो अगर हम नहीं बंद करेंगे तो किडनी को नुकसान हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, मसल रिलैक्सेंट्स देंगे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, डैंट्रोलिन। ठीक है, डोपामिन एगनिस्ट लाइक अमेंटाडीन एंड ब्रोमोक्रिप्टन आर ऑल्सो यूज्ड। सपोर्टिव मेजर्स में क्या हो सकता है, हाइड्रेशन कर सकते हैं। व्हेन ड्रग ट्रीटमेंट विद एंटीसाइकोटिक्स इज रीस्टार्टेड, सेकेंड जनरेशन इज यूज्ड। देन एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स देखते हैं, तो वी हैव टिबोरो इन्फंडिबुलर ट्रैक्ट। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो टिबोरो इन्फंडिबुलर ट्रैक्ट है उसमें भी डोपामिन रिसेप्टर्स हैं तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कहाँ पे आएगा अब ये, आयोटा में, पिट्यूटरी में, फिर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो इस वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। अगर डोपामिन कम होगा तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, क्योंकि डोपामिन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देता है, तो इस वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के चांसेस होंगे। तो क्या हो सकते हैं, गैलेक्टोरिया इन मेल्स, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस इन फीमेल्स एंड इम्पोटेंसी इन मेल्स। फिर हम आते हैं सिडेशन पे। ठीक है, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आर यूजुअली सीन विद लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, तो फिर तो हम समझ गए, जो हाई पोटेंसी है उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, और जो लो पोटेंसी है उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स आएंगे प्रीडोमिनेटली। फिर हम आते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या फिर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स या फिर डोपामिन सेरोटोनिन एंटागनिस्ट। ठीक है, दोनों को कर रहे हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। तो ये किसको एंटागनाइज कराएंगे, D2 रिसेप्टर्स डन, H5HT2 रिसेप्टर्स डन। ठीक है, दीज ड्रग्स हैव अ हायर रेशियो ऑफ सेरोटोनिन को ज़्यादा ब्लॉक करेंगे इन कंपैरिजन टू डोपामिन। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उनके उल्टा है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स सिर्फ D2 पे एक्ट करते थे ना, एटिपिकल वाले दोनों पे एक्ट करेंगे पर सेरोटोनिन पे ज़्यादा एक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि D2 पे कम एक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कम हो जाएंगे, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया नहीं होगा, मतलब होगा पर लेस होगा। ठीक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर बोथ, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए दे सकते हैं। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो हमेशा जनरली हम पॉजिटिव साइंस के लिए देते हैं, सिम्टम्स के लिए, पर एटिपिकल हम बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दे सकते हैं। तो क्लोजापाइन एंड जिप्रासिडोन, ठीक है, एप्रिपराजोल, ये 3-4 आप ड्रग्स याद कर लीजिएगा। ओके, साइड इफेक्ट की बात करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की। तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स, मतलब इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स होंगे, जो हमने सारे ऊपर पढ़े, टार्डिव काइनेजिया, ये सब हमने पढ़ा, ये ऊपर भी है, एकथेजिया, पर ये लेस होंगे इन कंपैरिजन। ठीक है, फिर एंडोक्राइन साइड इफेक्ट देखते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है पर बहुत कम होगा। ठीक है, रिस्पेरिडोन में ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के, इवन दो इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। वेट गेन तो होता है, डिसलिपिडीमिया होता है, डायबिटीज़ होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि सिडेशन कराएगा और क्या कराएगा, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करा देगा। तो जिप्रासिडोन में हमें ये दिखता है। फिर हम आते हैं क्लोजापाइन पे। ये फर्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक थी जो मतलब सिंथेसाइज की गई थी, ड्रग ऑफ चॉइस एंड रेजिस्टेंट शाइजोफ्रेनिया। ठीक है, टीआरएस क्या होता है, जब दो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया और मैंने उसको एक एंटीसाइकोटिक दी, उसने काम नहीं किया, मैं दूसरी एंटीसाइकोटिक दी, उसने काम नहीं किया, वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है, तब जाके मैं क्लोजापाइन चूज़ करूँगी।
तो कैसे करेंगे, 2 डिफरेंट एंटीसाइकोटिक्स दिए हैं, एडिक्वेट डोजेज एंड एडिक्वेट ड्यूरेशन ऑफ 4 to 6 वीक, उसके बाद अगर सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं देन वी गो फॉर क्लोज़ापाइन, ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली लो एफिनिटी फॉर D2 रिसेप्टर्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेकेंड जनरेशन में कम होता है। फिर लैक ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। क्लोज़ापाइन हैज़ अ हाई स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर D4 रिसेप्टर्स, ठीक है, और H2A, मतलब ये बहुत सारे अदर रिसेप्टर्स पे भी काम करता है, ये अल्फा रिसेप्टर्स पे भी काम करता है, ठीक है। तो क्लोज़ापाइन हम प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर क्लोज़ापाइन ओनली एंटीसाइकोटिक है दैट डिक्रीजेज द सुसाइड आइडिएशन, ठीक है। तो सुसाइड आइडिएशन को डिक्रीज कर देता है इन शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, या फिर उन लोगों में जो पहले से सुसाइड करना चाह रहे हैं, मतलब जो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारा सिडेशन, ठीक है। इसके साथ कैसे सिंकपी, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। वेट गेन, क्लोज़ापाइन का हाईएस्ट वेट गेन होता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एंटीकोलिनर्जिक हो सकता है ये, ठीक है। सियालोरिया हो सकता है, सियालोरिया मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीशन, ठीक है। एग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकता है, सीजर्स एंड मायोकार्डाइटिस हो सकते हैं, ठीक है। द पॉसिबिलिटी फर्स्ट 6 मंथ में एग्रैनुलोसाइटोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, WBC और न्यूट्रोफिल काउंट हर हफ्ते कराते हैं। ऑल्सो इफ ड्यूरिंग द थेरेपी WBC काउंट अगर 3000 से कम हो जाए या फिर न्यूट्रोफिल काउंट 3000 एंड 1500 से कम हो जाए तो क्लोज़ापाइन स्टॉप कर दो, ठीक है। तो एग्रैनुलोसाइटोसिस एंड मायोकार्डियम आर इंडिपेंडेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोज़ापाइन, वेयर एज सीजर्स आर डोज डिपेंडेंट। तो जो हमारा एग्रैनुलोसाइटोसिस मायोकार्डाइटिस इट विल अकर नो मैटर वॉट एवर इज द डोज, कम डोज है ज़्यादा डोज है ऐसे कोई मतलब नहीं है, पर हमारा डोज डिपेंडेंट क्या होता है, सीजर्स, जितना ज़्यादा डोज होगी उतना ज़्यादा सीजर्स की एक्टिविटी होगी, ठीक है। देन वी हैव द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन टू क्लोज़ापाइन क्या है कि जब WBC काउंट इज लेस देन 3500 DL, ठीक है, सेल्स पर DL, एट दिस टाइम अगर हम क्लोज़ापाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई और ड्रग यूज़ करते हैं जो बोन मैरो को सप्रेस कर दे क्लोज़ापाइन की तरह, तो बहुत हानिकारक हो सकता है, ठीक है। सो क्लोज़ापाइन एंड कार्बामेज़ेपिन को दोनों को एक साथ नहीं देना क्योंकि दोनों बोन मैरो सप्रेसेंट होती हैं, तो ग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकता है, ठीक है। फिर हम आते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, मतलब हमने सारी ड्रग्स नहीं पढ़ी हैं पर हम इंपॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स अबाउट एंटीसाइकोटिक्स, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स या फिर डिपो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, ये उन लोगों के लिए होते हैं जो निहायती बिल्कुल अच्छे नहीं है अपनी दवाई लेने में, ठीक है, जैसे पुअर कंप्लायंस हो गई, जो मेडिसिन लेने से रिफ्यूज़ कर दे, तो हम इनमें IM इंजेक्शन देते हैं, 1 मंथ होता है, ठीक है, या फिर 1 fortnight होता है, तो हम इन सबको इंजेक्ट कर सकते हैं। जब आप देख सकते हैं ओलेनजापिन, रिस्पेरिडोन, एप्रिपाजोल, हेलोपेरिडोल, ठीक है, फ्लूफेनाजीन, ये सब आप याद कर सकते हैं क्योंकि सबसे कॉमन ड्रग्स होती हैं। फिर थायोरिडाजीन, ये भी एक इरिवर्सिबल ड्रग है, ये एक ड्रग है पर ये क्या करती है, रेटिनल पिगमेंटेशन करा देती है जो इरिवर्सिबल होता है, और ये क्या कर सकती है, कार्डियक एरिथमियाज भी करा सकती है, ठीक है। इसके लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं, पर इसमें जो आंखों का जो लॉस हो रहा है वो परमानेंट है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्लोरप्रोमाजीन, इसमें कॉर्नियल एंड लेंटिकुलर डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। पेनफ्लूरिडोल, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक है। जिप्रासिडोन कार्डियक एरिथमियाज कर सकते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा। एंड एप्रिप्राजोल, इट इज़ अ पार्शियल D2 एंटागनिस्ट, ठीक है, मतलब पार्शियल एगनिस्ट है, आपको पता है पार्शियल एगनिस्ट और एंटागनिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम आते हैं साइको सोशल ट्रीटमेंट। अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, साइको सोशल एंड सोशल इंटरवेंशन हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव विद ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एक्यूट फेज में तो हम मेडिसिन देते हैं और लॉन्ग टर्म में वी विल गिव विद साइको सोशल इवेंट। तो पहला होता है फैमिली इंटरवेंशन, कि हम फैमिली को एडुकेट करें इस इलनेस के बारे में, ठीक है, उनको कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताएं और पूरी फैमिली को एक इमोशनल सपोर्ट दें। सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, अगर वो इंसान है उसके पास कोई स्किल है तो उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, नौकरी दें। असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट, ठीक है, तो हर एक इंसान को जो भी पेशेंट है कम्युनिटी में उसको नेसेसरी सपोर्ट मिले,
ठीक है। स्किल्स ट्रेनिंग, अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो वो इन्हांस करे, जैसे कोई सोशल स्किल हो गया। कॉग्निटिव बिहेवियर, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर में हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रेजिडुअल सिम्टम्स को मैनेज करते हैं जो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अनदर होती है कॉग्निटिव रीएमिडिएशन थेरेपी, ये भी हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रीमेडिएशन मतलब कॉग्निटिव एनहांसमेंट, ये कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन को इंक्रीज कर देता है। हम फिर से पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस करते हैं अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड वर्किंग मेमोरी, ठीक है। तो थॉट्स जब हम उनको अप्लाई करते हैं एक्शन में, दैट इज योर कॉग्निशन, ठीक है। फिर हम आते हैं टोकन इकोनॉमी, ठीक है। टोकन इकोनॉमी में क्या होगा कि जब भी पेशेंट कुछ अच्छा काम करेगा तो हम उसको रिवॉर्ड करेंगे, तो इसको टोकन इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो अब्रप्ट ऑनसेट है, एडवांस स्टेज पे ऑनसेट है, ठीक है। एडवांस एज एट ऑनसेट मोर देन 35 ईयर्स में है, ठीक है। कैटाटोनिक टाइप सब टाइप है, पैरानॉइड सब टाइप है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, अफेक्टिव सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है मूड डिसऑर्डर्स की, ठीक है। तो शिज़ोफ्रेनिया में ये सब आ गया। अब बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या है, ये ऊपर थे गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या कि वो इंसीडियसली ऑनसेट किया, अर्ली ऑनसेट किया, सिंपल, डिसऑर्गेनाइज एंड अनडिफरेंशिएटेड सब टाइप है, ठीक है। मेल्स में ज़्यादा है, नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा है, अफेक्टिव सिम्टम्स कम है, और फैमिली हिस्ट्री है शिज़ोफ्रेनिया की, ठीक है। अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर। अब एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होगा, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स जो हमारे शिज़ोफ्रेनिया में भी हो रहे थे, ठीक है। क्या होगा कि ये ड्यूरेशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे, जो 6 months एंड 1 month है ना वो उसको नहीं करेंगे, पर इनमें प्रेजेंट वही सिम्टम्स होंगे। डिसऑर्डर्स आर ऑफन प्रिसीडेड बाय स्ट्रेसर, तो उनकी लाइफ में कोई ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट होगा जिसकी वजह से उनको सिम्टम्स आएंगे, और एक बार वो स्ट्रेसर हट जाता है तो वो कम्प्लीटली रिजॉल्व कर जाएगा। एंड डिसऑर्डर में ऑल्सो भी प्रेसिपिटेटेड बाय फीवर, छोटा सा फीवर मतलब स्ट्रेस से फीवर भी एक स्ट्रेस हो गया, उसमें भी प्रेसिपिटेट कर जाता है। इन ICD-11 सिम्टम्स क्या होते हैं, लेस देन 1 month, ठीक है। तो हम उसको एक्यूट या ट्रांजिट साइकोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। DSM-5 में इट शुड बी लेस देन अ मंथ, अ डायग्नोसिस ऑफ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज मेड। 1 से 6 है तो शाइजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर, हमें पता है DSM-5 में मोर देन 6 month होता है तभी हम शाइजोफ्रेनिया कंसिडर करते हैं। अगर वो 1 month से कम है, लेस देन 1 month है, तो ब्रीफ एंटीसाइकोटिक डिसऑर्डर, और अगर वो जो साइकोटिक डिसऑर्डर और जो 1 से 6 months के बीच में, उसको शाइजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीसाइकोटिक्स, बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा होता है शाइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होंगे, बोथ मूड डिसऑर्डर भी होंगे और शिज़ोफ्रेनिया भी होगा, ठीक है, डिपेंडिंग वेदर मेनियक और डिप्रेसिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो शाइजो अफेक्टेड डिसऑर्डर में बायपोलर या मेनियक टाइप हो सकते हैं जहाँ पे मेनियक सिम्टम्स हैं। अगर डिप्रेसिव सिम्टम है तो शाइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेसिव टाइप। इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मूड भी खराब हो रहा है तो मूड स्टेबलाइजर देंगे, और एंटीसाइकोटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स दे देंगे, तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन देंगे। शाइजो अफेक्टिव मेनिक एपिसोड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स मूड स्टेबलाइजर इज वेरी कॉमन। शाइजो अफेक्टिव डिप्रेसिव में कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट्स इज यूज्ड, ठीक है। फिर हम आते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। डिल्यूजनल डिसऑर्डर में क्या होगा, दिस डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ ईदर सिंगल डिल्यूजन और सेट ऑफ रिलेटेड डिल्यूजन्स, ठीक है। और ये परसिस्टेंस लेंगे, मैनी टाइम्स से लाइफ लॉन्ग हुई, पूरी जिंदगी भर वो यही सोचता रहेगा। अदर साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, नेगेटिव सिम्टम्स, ये सब एब्सेंट होंगे, तो इस वजह से शिज़ोफ्रेनिया से थोड़ा अलग है। इफ हैलुसिनेशंस अकर दे आर वेरी शॉर्ट एंड प्रेजेंस ऑफ फ्रीक्वेंट हैलुसिनेशंस, ठीक है। फिर हम आते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है, एडवांस एज, सोशल आइसोलेशन, सेंसरी इम्पेयरमेंट और आइसोलेशन, ठीक है। सेंसरी इम्पेयरमेंट या फिर आइसोलेशन जैसे कि ऑडिटरी या विजुअल डिस्टर्बेंसेस, फैमिली हिस्ट्री हो डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स की, रिसेंट इमिग्रेशन हुआ हो, ठीक है, उस वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है। सर्टन पर्सनैलिटी फीचर्स लाइक एक्सेसिव इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, इवन ट्रिवियल इंटरपर्सनल कैन कॉज अ लॉट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी लड़ाई भी बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर हम आते हैं फॉलोइंग आर द डिल्यूजनल डिसऑर्डर। परसिक्यूशन में हमें पता है कि
उसको लगता है इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब उसके अगेंस्ट है, सब उसको मारना चाहते हैं। इनफिडिलिटी मतलब कि पार्टनर को लगता है कि दूसरा इंसान उसको चीट कर रहा है, जो उसका पार्टनर है वो उसको चीट कर रहा है। डिल्यूजन ऑफ लव मतलब कि सब मेरे से प्यार करते हैं, मतलब कि एक इंसान है जो मेरे प्यार में हो रखा है। सोमैटिक में क्या होगा? सोमैटिक में होगा कि ऐसे लगेगा कि मानो कि बॉडी पार्ट्स में कीड़े चल रहे हैं, इन्फेस्टेड बाय पैरासाइट्स, ठीक है, एंड दैट ही हैज मिसशेप्ड बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एंड द बॉडी हैज अ फाउल ओडर। तो 3 तरीके के हो गए, या तो पैरासाइट्स है बॉडी में, उसको ऐसे लगेगा, दैट इज डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस। देन सेकेंड इज डिल्यूजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया, की मिस शेप बॉडी पार्ट्स है, एंड दैट इज बॉडी हैज अ फाउल ओडर, तो उसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ हैलिटोसिस, ठीक है। ग्रैंडियोस टाइप, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे पास ये है, मतलब पूरी दुनिया मेरे पीछे ही है। अनस्पेसिफाइड टाइप, जिनमें से अबव कैटेगरी में कोई भी नहीं आता है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। फिर हम आते हैं कैपग्रास सिंड्रोम में। कैपग्रास सिंड्रोम में क्या होता है? पेशेंट बिलीव करता है कि दैट अ फेमिलियर पर्सन हैज रिप्लेस्ड हिम बाय एन इम्पोस्टर। वो चीज में देखेगा ये कौन है, ये तो मैं नहीं हूँ, ये कोई मेरा हम शक्ल है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है तो उसको अपनी वाइफ को देखेगा, कहेगा कि ये मेरी वाइफ नहीं है, ये उसकी जगह कोई बहरूपिया आ गया है, ठीक है। फिर इसमें हमें क्या मिलता है? फ्रिगोली सिंड्रोम। जो हमारे पास कैपग्रास सिंड्रोम है, इसमें मिलता है फ्रिगोली सिंड्रोम। ये भी एक MCQ है। पेशेंट बिहेव करेगा, ठीक है, बिलीव दैट फेमिलियर पर्सन कैन चेंज हिज फिजिकल अपीयरेंस एंड डिस्गाइज एज अ स्ट्रेंजर एंड दैट ही कैन टेक मल्टीपल अपीयरेंसेस। कि एक इंसान अभी आंटी बना हुआ था, अभी भिखारी बन गया है, अभी शेफ बन गया है, तो वो मतलब कि एक इंसान है जो डुपल गैंगर है बहुत सारे लोगों का, शिफ्ट कर रहा है अपनी बॉडीज को। फिर है सिंड्रोम ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो पहले इंसान कुछ ऐसा था कि आंटी तो बहुत झुर्रियाँ भरिया थी, आंटी बैठी रहती थी, फिर एकदम से क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस हो गया और आंटी एकदम सुंदर सी हो गई है और एकदम जवान हो गई है, ठीक है। तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी बदल जाती है। देन वी आर सिंड्रोम ऑफ सब्जेक्टिव डबल्स, ठीक है। इस पेशेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा डबल लाइफ जी रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे CI एजेंट हूँ और मैं यहाँ पे टाइपराइटर मतलब न्यूज़पेपर में काम करता हूँ, तो उसकी 2 लाइफ्स होंगी, जैसे कि हमारे स्पाइडरमैन की और आयरन मैन की थी, ठीक है। देन पेशेंट्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स आर यूजुअली एबल टू फंक्शन नॉर्मली इन डोमेन्स विच आर अनइफेक्टेड बाय डिल्यूजन। अगर डिल्यूजन जिनमें नहीं, जिस एरिया में नहीं होगा उसमें वो एक्सेल करेंगे, मतलब काम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट विद इनफिडिलिटी, ठीक है, वो अपनी वाइफ से लड़ेगा, फाइट करेगा, पर अपना घर का जो ऑफिस का काम है वो सही करेगा। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीसाइकोटिक्स देंगे, ठीक है। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर्स या इंड्यूस डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, जिसमें क्या होगा? डिल्यूजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैल जाएगा। तो इसमें एक प्राइमरी केस होगा, एक सेकेंडरी केस होगा। प्राइमरी केस होगा जिसको डिल्यूजन हो रहा है, सेकेंडरी केस होगा जो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। जब 2 पीपल इन्वॉल्व होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फोलिए ड्यूएक्स, फोलिए ट्रायोस जब 3, फोलिए एक्वाटर जब 4 हो, ठीक है। फिर अटेन्यूएटेड साइकोसिस सिंड्रोम क्या होता है? ये DSM-5 में इंक्लूड किया है, उसकी फर्दर स्टडी होगी, मतलब ऑफिशियल डायग्नोसिस निकालने के लिए। फिर इसमें प्रपोज क्राइटेरिया क्या है कि अगर एटलीस्ट 1 सिम्टम इज प्रेजेंट इन अटेन्यूएटेड यानी कि लेस एंड ट्रांजिएंट फॉर्म विच इज इंटैक्ट इनसाइड, मतलब उसको पता है कि उसके साथ कुछ गलत है, मतलब रिलेटिवली इंटैक्ट इनसाइड है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, जो ही हमने शिज़ोफ्रेनिया में पढ़े थे, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ये लेस सीवियर होगा शिज़ोफ्रेनिया में। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है वो सस्पिशियस नहीं होगा, ठीक है, और जो उसके बिलीव्स हैं वो 100% अपने बिलीव्स में नहीं होगा कि 100% की ये है तो यही है। वो थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल होगा, उसको लगेगा कि हाँ हो सकता है मैं भी गलत हूँ। डिल्यूजन में जो होता है ना कि पक्का है कि 100% मैं गलत हो ही नहीं सकता, पर इसमें हमारे एटेन्यूएटेड साइकोसिस सिंड्रोम में मतलब कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, नॉट फिक्स्ड होगा। फिर सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स एटलीस्ट 1 पर वीक फॉर पास्ट मंथ, ठीक है, पिछले महीने में एटलीस्ट 1 हफ्ते तक रहना चाहिए। सिम्टम्स मस्ट हैव बिगन और वर्सन इन द पास्ट ईयर। सिम्टम्स इज सफिशिएंटली डिस्ट्रेसिंग एंड disabling the individual to the warrant clinical attention.